आज के इस खास विश्लेषण में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पॉप कल्चर के एक बेहद मशहूर और क्लासिक ट्रैक को बिल्कुल नए नजरिए से डीकंस्ट्रक्ट करने वाले हैं। हम अक्सर हिट गानों को बस उनकी धुन के लिए सुनते हैं और गुनगुनाकर भूल जाते हैं, है ना? लेकिन आज एकॉन के उस मशहूर ट्रैक के अंदर छिपी परतों को खोला जाएगा। हम इसे सिर्फ एक गाने की तरह नहीं, बल्कि घमंड, पतन और गहरे पश्चाताप की एक क्लासिक कहानी के रूप में देखेंगे। ये कहानी है कि कैसे एक इंसान का अपना ही अहंकार उसके सबसे भयानक अकेलेपन की वजह बन जाता है। तो चलिए इस पूरी मनोवैज्ञानिक यात्रा को बारीकी से समझते हैं। अगर ध्यान दिया जाए तो इस गाने की शुरुआत सीधे संगीत से नहीं होती। शुरुआत में कुछ शब्द बोले जाते हैं। ये मेरा गाना उन सभी प्लेयर्स के लिए है जिन्हें एक बहुत अच्छी लड़की मिली थी। पहली नज़र में सुनने पर यह किसी कॉन्सर्ट का एक आम सा शाउट आउट या ट्रिब्यूट लग सकता है, लेकिन अगर इसकी गहराई में उतरें तो ये दरअसल एक बहुत बड़ी त्रासदी की प्रस्तावना है। स्रोत सामग्री से साफ पता चलता है कि ये उन लोगों के लिए एक सीधी चेतावनी है जो खुद को प्लेयर समझते हैं, जो भावनाओं से खेलते हैं, लेकिन जिन्हें कोई ऐसा मिला था जिसने उनका हर हाल में साथ दिया। और यहीं से हमारा सबसे मुख्य सवाल जन्म लेता है। जरा सोचिए, जब वो शोर शराबा और संगीत रुक जाता है और वो अच्छी लड़की हमेशा के लिए चली जाती है, तब उस प्लेयर का आखिर क्या होता है? दुनिया की नज़रों में जो इंसान सब कुछ जीत चुका है, जब उसके जीवन से वो असली और सच्चा सहारा छिन जाता है, तो उसकी असलियत क्या बचती है? यही वो गहरा सवाल है जो इस दुखद चरित्र के सफर की नींव रखता है। आज हम इसी सफर को एक्सप्लोर करेंगे कि कैसे किसी का अहंकार टूटकर चकनाचूर होता है। भाग 1, सार्वजनिक बनाम निजी, वास्तविकताओं का टकराव। ठीक है, तो आइए इस टकराव में गहराई से उतरते हैं। कहानी के इस पहले ही अध्याय में बाहरी दुनिया की चकाचौंध और अंदरूनी दुनिया के खालीपन के बीच का एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रास्ट सामने आता है। बाहर से सब कुछ कितना परफेक्ट और चमकदार लगता है ना, लेकिन अंदर की सच्चाई बिल्कुल अलग है। इस स्पष्ट विरोधाभास पर गौर करें। एक तरफ एक बहुत बड़ी भीड़ है, अनाउंसर जोर जोर से चिल्ला रहा है और चारों तरफ सफलता का जश्न मनाया जा रहा है। लेकिन दूसरी ही तरफ हमारा मुख्य किरदार अपने दोस्तों से साफ कहता है कि वो जश्न मनाने नहीं जाएगा, क्योंकि उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है। ये दिखाता है कि लाखों लोगों की भीड़ और शोरगुल के बीच खड़े होकर भी कोई इंसान अंदर से कितना अकेला और शांत हो सकता है। स्रोत सामग्री में इस प्लेयर आर्केटाइप को बहुत ही सटीक तरीके से परिभाषित किया गया है। ये एक ऐसा इंसान है जिसे दुनिया प्यार करती है, जो हमेशा लोगों से और प्रशंसा से घिरा रहता है, लेकिन जब वो अपने ही दोस्तों से कटकर अकेलेपन में जाता है, तब उसकी असली परतें खुलती हैं। और सबसे बड़ी बात, यह अकेलापन किसी और ने नहीं थोपा है, बल्कि ये उसके खुद के कर्मों और फैसलों का नतीजा है। यही अलगाव एक गहरे आंतरिक एकालाप यानी खुद से बातचीत का मंच तैयार करता है। भाग 2, नुकसान का कारण, आर्केटाइप का टूटना। अब हम कहानी के उस मोड़ पर आते हैं जहां सब कुछ हमेशा के लिए बदल जाता है। ये वो घटना है जो इस पूरे पतन की शुरुआत करती है, उस वफादार साथी का अचानक से चले जाना। यहीं से उस घमंडी इंसान का मजबूत आवरण दरकने लगता है। अब यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि उस लड़की के जाने की ये पूरी प्रक्रिया कोई रातों रात लिया गया फैसला नहीं था। अगर हम घटनाक्रम को देखें तो पहले वो हमेशा साथ थी, फिर उसने उस प्लेयर की सारी गलतियों और बकवास को बर्दाश्त किया। लेकिन हम सभी जानते हैं कि हर इंसान के धैर्य की एक सीमा होती है। तीसरे चरण में वो इस नतीजे पर पहुंचती है कि अब और नहीं सहा जा सकता, और अंततः वो उसे छोड़कर चली जाती है। ये एक बहुत ही क्रमिक विकास है जिसे हमारे नायक ने अपने अहंकार में पूरी तरह से अनदेखा कर दिया था। और जैसे ही वो लड़की जाती है, नायक को सच्चाई का जो एहसास होता है वो कोई मामूली बात नहीं है। ये एक बहुत ही गहरा मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक संकट है जो उस पर एक ही झटके में हावी हो जाता है। ये सिर्फ शब्दों की बात नहीं है। वो आधी रात को जागता है और देखता है कि उसके बगल में कोई नहीं है। वो इसे सिर्फ एक बुरा सपना समझता है, खुद को शांत करने के लिए ड्राइव पर निकल जाता है, और फिर वो अपने बीते सालों के बारे में सोचकर ये समझने की कोशिश करता है कि आखिर उसने ऐसा क्या गलत कर दिया। अंततः उसे ये भयानक एहसास होता है कि उसकी पूरी जिंदगी ताश के पत्तों की तरह ढह चुकी है। भाग 3, जवाबदेही का बोझ, अहंकार का पतन। अब यहाँ आकर इस विश्लेषण की गति थोड़ी धीमी और बहुत ज्यादा आत्मचिंतन वाली हो जाती है। ये वो चरण है जहां नायक आखिरकार सच्चाई से भागना बंद कर देता है और अपनी गलतियों को पूरी तरह स्वीकार करने लगता है। तो सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है कि ये खास पंक्ति पूरे टेक्स्ट में एक टर्निंग पॉइंट का काम करती है। जिस बात ने मुझे सबसे ज्यादा दुखी किया वो ये है
कि मैंने तुम्हारा दिल तोड़ा, या तुम एक अच्छी लड़की हो और मुझे इसका कोई हक नहीं था। यहाँ कोई बहाना नहीं है, खुद का कोई बचाव नहीं है, ये पूरी तरह से अपराध बोध की स्वीकृति है। नायक बिना किसी शर्त के ये मान लेता है कि गलती सिर्फ और सिर्फ उसकी थी और उसे किसी का दिल तोड़ने का कोई अधिकार नहीं था। सच कहें तो इसे पूरी तरह से अहंकार का पतन यानी ईगो डेथ कहा जा सकता है। यहाँ स्रोत सामग्री हमें दिखाती है कि कैसे नायक की पूरी पहचान ही बदल चुकी है। एक अति आत्मविश्वासी इंसान से शुरू हुआ ये सफ़र अब इस कड़वे एहसास तक पहुंच गया है कि उसने खुद एक ऐसे वफादार साथी को अपनी जिंदगी से जाने दिया जो उसके हर बुरे बर्ताव के बावजूद उसके साथ टिकी रही। ये दर्द बिल्कुल वास्तविक है, लेकिन साथ ही यहाँ एक बहुत बड़ी बात यह भी है कि इस रिश्ते के टूटने की सीधी जवाबदेही अब पूरी तरह से इसी किरदार के कंधों पर आ चुकी है। वो अब किसी और को दोष नहीं दे सकता। अब यहाँ स्थिति का जो विरोधाभास है वो थोड़े व्यंग्यात्मक तरीके से सामने आता है। हमारा नायक पूरी दुनिया घूम चुका है, उसने दुनिया भर की शोहरत और चकाचौंध देखी है, लेकिन अगर डेटा के रूप में उसकी मौजूदा इच्छाओं को देखा जाए तो ये साफ साफ बताता है कि 100% वो सिर्फ एक ही चीज़ चाहता है। वो सिर्फ और सिर्फ उस एक इंसान के साथ होना चाहता है जिसे उसने अपने हाथों से खो दिया है। उसकी सारी वैश्विक सफलताएं, सारा पैसा और शोहरत इस एक अधूरी इच्छा के सामने बिल्कुल शून्य हो गई हैं। और ये बात बहुत ही शानदार ढंग से दर्शाती है कि पश्चाताप का असली बोझ क्या होता है। उसने किसी और की नहीं बल्कि अपने ही हाथों अपनी खुशियों का गला घोटा है। अब जाकर उसे समझ आ रहा है कि पूरी दुनिया में केवल वही एक लड़की थी जो उसकी कमियों को सह सकती थी, और जो इंसान कभी दुनिया का सबसे बेपरवाह शख्स हुआ करता था, आज वो पूरी तरह से असहाय होकर उसी के पीछे भागने को मजबूर हो गया है। वक्त का कैसा पहिया घुमा है। भाग 4 हताश पुकार, मोल भाव का चरण। गहरे आत्मनिरीक्षण के बाद ये दुखद कहानी अपने आखिरी और सबसे दर्दनाक हिस्से में प्रवेश करती है। जब किसी इंसान को ये पूरी तरह समझ आ जाता है कि उसने क्या खो दिया है, तो वो किसी भी कीमत पर उसे वापस पाने की कोशिश करता है। ये हताशा और बार्गेनिंग यानी मोल भाव का चरण है। यहाँ हम नायक की पुरानी सोच और उसकी आज की सच्चाई के बीच के एक बहुत भारी अंतर को देख सकते हैं। पहले उसकी उम्मीद थी कि वो कभी अकेला नहीं पड़ेगा और अगर लड़की गुस्सा होकर गई भी है तो जल्दी ही लौट आएगी। लेकिन वास्तविकता ये है कि वो फ़ोन के पास बैठा सिर्फ एक कॉल का इंतज़ार कर रहा है और हताश होकर उससे ये सब नाटक बंद करके घर लौटने की भीख मांग रहा है। जो इंसान कभी खुद को दुनिया का सबसे बड़ा प्लेयर समझता था, आज उसकी ये बेबस और दयनीय सच्चाई है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यह हताशा कैसे और गहरी होती है। नायक अब छोटे छोटे हताश वादे कर रहा है। वो अपनी आवाज़ ऊंची करने के लिए माफ़ी मांग रहा है, बार बार कह रहा है कि वो सारी चीज़ों को सुलझाना चाहता है और उसने कभी भी उसे चोट पहुंचाने का इरादा नहीं किया था। लेकिन जैसे जैसे हम स्रोत सामग्री के अंत की ओर बढ़ते हैं, ये सारी तर्कसंगत बातें खत्म होने लगती हैं और बचती है तो सिर्फ अकेलेपन की बार बार दोहराई जाने वाली एक ही दर्दनाक पुकार। सच्चाई अब पूरी तरह से उस पर हावी हो चुकी है और बचने का कोई रास्ता नहीं है। और अंततः हम इस एक बड़े सवाल पर आकर रुक जाते हैं। क्या वो लड़की कभी उस फोन का जवाब देगी? क्या उस तथाकथित प्लेयर को कभी माफ़ी मिलेगी? या फिर उसके अपने ही कर्मों की वजह से मिली ये सज़ा और ये मिस्टर लोनली का खिताब अब उसकी हमेशा की पहचान बन चुका है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे अहंकार की भारी कीमत अक्सर उन लोगों को चुकानी पड़ती है जो हमसे सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, और अंततः वो कीमत हमें खुद को चुकानी पड़ती है। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इन विचारों पर गौर करें और हमेशा कुछ नया सीखते रहें।